हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे K9 वज्र के बारे में। इंडियन आर्मी की लेटेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर गन। एक बहुत ही बड़ी ये डेवलपमेंट है इंडियन आर्मी के लिए, हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा हाउइट्जर क्या है, K9 वज्र किस तरीके से काम करेगा, ये टैंक है, टैंक क्या होता है, उसके रोल क्या होते हैं, ये किस तरीके से माउंटेनियस रीजन में भारत की रक्षा कर सकता है। बहुत डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। मगर लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी है क्योंकि पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज आते हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए, जैसे SSC, बैंक, RBI ग्रेड बी, UPSC, वेरियस एग्जाम्स के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज आपको मिलेंगे studyIQ.com पे। तो विजिट करिए studyIQ.com एंड ऑर्डर द कोर्स ऑफ योर चॉइस। तो बहुत ही लंबे समय तक हम सब डिफेंस एंथुजियास्ट वेट कर रहे थे कब इंडियन आर्मी को K9 वज्र हाउइट्जर मिलेगा, और फाइनली अपडेट अनाउंस कर दी गई है। मई के अंत में, 2018 के मई के अंत में इंडियन आर्मी को पहला जो बैच है K9 वज्र का वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक आर्टिलरी गन है, अभी सब समझेंगे मगर थोड़ा बेसिक समझ लो, अभी इंपॉर्टेंट है। ये एक आर्टिलरी गन है जिसको डेवलप किया है लार्सन एंड टूब्रो ने। ये एक इंडियन कंपनी है और ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक साउथ कोरियन कंपनी ने L&T का साथ भी दिया है। वो मेक इन इंडिया के अंडर इन्होंने यहाँ पे बनाया है, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे मेक इन इंडिया के अंडर ये कैसे बनी है। मगर ये जो K9 वज्र है ये बेसिकली एक वेरिएंट है एक साउथ कोरियन हाउइट्जर का जिसका नाम है K9 थंडर। तो ये दुनिया भर में काफ़ी फेमस है, बहुत सारी कंट्रीज इसको यूज़ करती हैं। तो इसका एक इंडियन वर्जन बनाया गया K9 वज्र और अब इंडियन आर्मी उसको यूज़ करेगी। नाउ ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, हाउइट्जर होता क्या है, इसका रोल क्या है, क्या टैंक होता है, टैंक से अलग कैसे है, थोड़ा आपको ये समझाता हूँ। अब देखो, अभी आपने काफ़ी बार मुझे ये बोलते हुए सुना कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर है। सेल्फ प्रोपेल्ड का अर्थ क्या होता है? सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब कि जो खुद मूव कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली एक हाउइट्जर में करते क्या है, हम एक गन लेते हैं जो लॉन्ग रेंज गन है, एक आर्टिलरी गन है, उसको हम एक माउंट कर देते हैं एक मूविंग व्हीकल पर, ठीक है, एक मोटराइज्ड मूविंग व्हीकल पर उसको माउंट कर देते हैं। तो ये आपको दूर से टैंक लग रहा होगा मगर ये एक चाइनीज हाउइट्जर है, इसका नाम है PLZ-45 और नीचे एग्जाम्पल है जर्मन हाउइट्जर का, ये है PZH-2000। पहले के टाइम में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में हाउइट्जर ऐसे दिखती थी और इसके दो पहिए ऐसे होते थे। बाद में मॉडर्न वॉरफेयर के टाइम में अब हम एक पूरी एक आप कह सकते हैं गाड़ी बना देते हैं इसके लिए, उसके ऊपर इसको माउंट कर देते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, पर ये टैंक क्यों नहीं कहते हम इसको? ये टैंक ही दिख रहा है, टैंक ही हो गया एक तरीके से। देखो बहुत फ़र्क है। टैंक पहली बात तो काफ़ी आर्मर्ड होता है। टैंक में आप देखोगे इतना आर्मर लगा होता है कि टैंक को आप गोली मारो या एक बार को उस पर आप कोई हैवी बॉम्ब भी ड्रॉप करके देखो तो टैंक खड़ा रहेगा, क्योंकि उसका काम होता है कि इन्फेंट्री को सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल एक टैंक है, उसके सामने 50-60 इन्फेंट्री के लोग खड़े हैं, टैंक संभाल लेगा उनको, मगर एक हाउइट्जर नहीं संभाल पाएगा। हाउइट्जर में आपको वो आर्मर नहीं मिलेगा जो आपको टैंक में मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, टैंक की जो रेंज है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल ये टैंक यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैक्सिमम कोई अगर अच्छी क्वालिटी का टैंक है, किसी अच्छी कंट्री ने बनाया उसको, तो ये 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास ये अटैक कर सकता है और बिल्कुल ये इनसाइड अटैक करेगा। इसको टारगेट दिखना चाहिए तो ही अटैक करेगा। हाउइट्जर में क्या होता है कि आप दूर से अटैक करते हो। फॉर एग्जांपल मान लो ये यहाँ पे हाउइट्जर है, रास्ते में ये बहुत ही बड़ा पहाड़ है और यहाँ पे है दुश्मन। तो दुश्मन को अभी पता नहीं है कि यहाँ पे आप लोग आ चुके हो, यहाँ पे इंडियन आर्मी है, ठीक है। तो यहाँ से आप हाउइट्जर की मदद से इस पहाड़ के भी ऊपर से अटैक कर सकते हो और इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसे होती है, ठीक है। टैंक की ट्रेजेक्ट्री ज़्यादातर सीधी होगी, स्ट्रेट, डायरेक्ट अटैक करेगा ये। तो अगर मान लो यहाँ पे हाउइट्जर की जगह आपके पास टैंक होता तो आप यहाँ पे इन लोगों को मारने की कोशिश करते, आप नहीं मार पाते, क्योंकि रास्ते में वो ऐसे अटैक नहीं करेगा टैंक। उसका जो भी ये फायर पावर होगा बिल्कुल सीधा जाएगा और वो माउंटेन से ही टकरा जाएगा। तो पहली बात तो टैंक की जो रेंज है काफ़ी कम होती है, हाउइट्जर की रेंज बहुत ही ज़्यादा होती है। टैंक डायरेक्ट बैटल का जो फ्रंट लाइन होता है वहाँ पे अटैक करने के लिए बनाया जाता है और इसलिए टैंक काफ़ी महंगे भी होते हैं। हाउइट्जर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अटैकिंग डिफेंस का रोल निभाता है, काफ़ी पीछे रहती है और इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन माउंटेनियस रीजन, मगर ये इनडायरेक्ट फायर पावर प्रोवाइड करती है। अब आई एम श्योर आपने हाउइट्जर का नाम इससे पहले भी सुना होगा, ये जो आप K9 वज्र सुन रहे हो उसके अलावा आपने सुना होगा कि हमने USA से भी हाउइट्जर लिए थे, उनका क्या हुआ, वो कम पड़ गए थे। देखो फ़र्क क्या है, बताऊंगा आपको उसके बारे में।
पहले थोड़ा ये समझ लो कि इंडिया को हाउइट्सर्स की आवश्यकता क्यों है। देखो, पहले मैंने आपको ये बता दिया कि कंपैरिजन में हाउइट्सर जो हैं उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है और उसके अलावा उनका एलिवेशन भी काफ़ी हाई होता है। टैंक्स का एलिवेशन मैक्सिमम 25 डिग्री तक के आसपास का होता है, हाउइट्सर का 70 तक भी पहुंच सकता है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि इंडिया माउंटेनियस रीजन की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया ने ओवर द ईयर्स कौन कौन सी चीज़ें खरीदी हैं और वो किस तरीके से इंडिकेट करती है कि इंडिया की युद्ध में रणनीति क्या होने वाली है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी मैं कहूँगा। पहले तो देखो, इंडिया ने रिसेंटली, आपको पता है, अमेरिकन मेड M777 हाउइट्सर खरीदे थे। ठीक है, ये ऐसे दिखते हैं। ये सेल्फ प्रोपेल्ड इतने है नहीं, मगर ये काफ़ी लाइट है। इनका वजन है करीब 4200 किलोग्राम। इससे बहुत टाइम पहले जब हमने स्वीडिश बोफोर खरीदे थे, जिसका एक स्कैंडल भी हुआ था, राजीव गांधी का नाम आया था उस पर, जो बोफोर के जो हाउइट्सर थे, जो बोफोर आर्टिलरी गन थी, वो इससे काफ़ी ज़्यादा भारी थी। तो इसका एडवांटेज ये है कि मान लो आपको एक एरिया में शेलिंग करनी है इस आर्टिलरी गन से, तो आपने कर ली, उसके बाद आपको इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है कुछ घंटे में, तो आप कर सकते हो। टैंक को कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य है, बहुत ही ज़्यादा। टैंक कई गुना ज़्यादा भारी होता है एक ऐसे हाउइट्सर से। हाउइट्सर काफ़ी लाइट होता है, स्पेशली अमेरिकन मेड तो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और इसको हम आराम से कैरी कर सकते हैं। और कैरी करने के लिए भी आप देखो, ओवरऑल इंडिया ने, आप जैसे सुनते हैं कि इंडिया ने ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, ये ऐसे नहीं होता कि मन कर लिया तो ये खरीद लिया। एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनती है कि सारे वेपन्स किस तरीके से एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तो देखो, हमारे पास आज के टाइम में एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है जो यूएसए से लिया था, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर। उसके अलावा लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरक्यूलिस है। फिर एयरबस C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है। ये सब जो हैवी लिफ्टिंग के लिए हमने एयरक्राफ्ट लिए हैं, ये हाउइट्सर जो अभी हमने वज्र लिया है और जो यूएसए मेड है, दोनों को आराम से कैरी कर सकते हैं। तो दूर से हमको अगर किसी पे अटैक करना है पहाड़ों में, हम आराम से इससे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मान लो लोकल एरिया में भी हमको कहीं पे अगर ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल CH-47F चिनूक हैवी लिफ्ट, ये भी हाउइट्सर्स को आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर मान लो कहीं 1-2 किलोमीटर ही कहीं पे जाना है जल्दी से, तो ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्सर है, K9 थंडर का जो वेरिएंट है इंडिया वाला, वज्र, ये आराम से खुद ही वहाँ पे जा सकता है। अगर मान लो कई किलोमीटर ट्रैवल करना है, किसी और स्टेट में लेके जाना है, उसके लिए यहाँ पे ग्लोब मास्टर और ये मार्टिन C-130J है ही। फिर उसके अलावा हमारे पास धनुष हाउइट्सर भी हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर ये भी एक काफ़ी अच्छा एक अटैक वेपन है, डिस्टेंट अटैक वेपन, पिनाका MBRL। तो इसकी मदद से भी हम बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, मगर ये ज़्यादा बड़े डिस्टेंस के लिए नहीं है, बड़े डिस्टेंस के लिए हाउइट्सर ही है। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि उनको कैरी करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है, और ये बहुत ही एक सोची समझी रणनीति है। अब ये रणनीति किस तरीके से काम करेगी वो दिखाने के लिए मैं आपको मैप की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और देखो, आज के टाइम में जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं इंडिया के डिफेंस के लिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी 2 कंट्री से इकट्ठा लड़ाई होगी। हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि वॉर के टाइम में क्या होगा आपको पता नहीं है। यू हैव टू एक्सपेक्ट द वर्स्ट, तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। अब यहाँ पर देखो, पाकिस्तान के साथ ये जो आप पंजाब राजस्थान का एरिया देख रहे हो, ये काफ़ी प्लेन है। यहाँ पे जो लड़ाई होगी बिल्कुल कट थ्रोट होगी, इन्फेंट्री की इन्फेंट्री से लड़ाई होगी, और यहाँ पे इंडिया काफ़ी अच्छा कर सकता है। इंडिया के पास एयरफोर्स भी है, काफ़ी कुछ इंडिया यहाँ पे कर सकता है। फिर मेन इशू यहाँ पे आ सकता है माउंटेनियस रीजन में। यहाँ पे अगर किसी भी कोई एक बटालियन को किसी भी कंट्री की एक अपर हैंड मिल गया, तो वहाँ पे उस पूरे एरिया पर वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास आर्टिलरी होना, और इसीलिए हाउइट्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी बड़ी रणनीति है जो दिखने में यही आ रही है कि हाउइट्सर हमारे पास होनी चाहिए। कल को मान लो कश्मीर में या इस एरिया में कोई अगर यहाँ पे आके बैठ जाता है, इस एरिया को इंडिया से कट ऑफ करने की कोशिश करता है, तो दूर से ही शेलिंग करके हम उनको पीछे धकेल सकते हैं। फिर अगर मान लो अटैक हमको ज़्यादा दिखता है अरुणाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम के आसपास, उत्तराखंड में, तो वही आर्टिलरी जो मैंने आपको दिखाया था एयरक्राफ्ट से बहुत ही आसानी से हम ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड भी होती हैं, गन्स लिमिटेड भी होती हैं, उनको बहुत ही जल्दी कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि जो मेड इन इंडिया अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जो बहुत ही जल्दी इंडिया में आपको काफ़ी दिखेंगे, ये कैरी करने के लिए नहीं बने, इनका जो काम है ये अटैक का है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रख लेना अगर आप थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ जाना चाहते हैं। उसके अलावा अब मैंने ये सब आपको बताया, इंडिया एक स्पेशल एक मिलिट्री का यूनिट भी बना रहा है जिसका नाम होगा
माउंटेन वॉरफेयर यूनिट, ठीक है। तो सिंस मैंने आपको बताया डोकलाम जब से हुआ है, इंडिया इस मामले में काफ़ी आप कह सकते हैं अलर्ट हो गया है और माउंटेन वॉरफेयर करने के लिए पूरी हमारी सोल्जर का एक यूनिट तैयार होगा जो पहाड़ों पे लड़ने के लिए एक्यूप किया जाएगा और उनकी स्पेशलिटी होगी माउंटेन वॉरफेयर। तो इससे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें किस तरीके से कनेक्ट होती है और एक ग्रैंड स्ट्रेटजी सामने आती है। इससे हमको ये भी पता लगता है कि ओवरऑल इंडिया की कोई अग्रेसिव स्ट्रेटजी नहीं है, इंडिया अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा, हमारी मेन स्ट्रेटजी है डिफेंस की। अब वापस बात कर लेते हैं K9 वज्र के बारे में। देखो काफ़ी टाइम पहले इसकी डील हुई थी, फाइनली ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। देखो हाउइट्ज़र की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब आप उसको कैरी करोगे एक जगह से दूसरी जगह तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, वो वेदर कंडीशंस काफ़ी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अचानक से उसको आप पंजाब से उठाकर सिक्किम में प्लेस कर दो तो वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। एक तरफ से काफ़ी गर्मी है वहाँ पे, दूसरी तरफ काफ़ी ठंड होगी वहाँ पे। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी वज्र टिका रहेगा और जो इसको काम करना है करता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो स्पेसिफिकेशन में जो इसका इंडियन वर्जन है, बेसिकली इंटरनेशनल वर्जन वेदर को लेकर इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है, मगर इंडियन वर्जन को ऐसा बनाया है कि कल को इसको रेगिस्तान में हमको डिप्यूट करना है पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब, वो भी हो जाएगा। अगर कोल्ड एरिया में करना है, कश्मीर में, सिक्किम के आसपास, अरुणाचल में जब बर्फ़ पड़ रही होती है वहाँ पे, तो भी हम आराम से कर सकते हैं, ये नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देखो इसको बनाया था L&T ने, जो एक इंडियन कंपनी है, एक साउथ कोरियन कंपनी के साथ मिलकर। इस साउथ कोरियन कंपनी का नाम है हानवा टेक विन और इन्होंने ये बिड जीती थी मई 2017 में, एक साल पहले 100 हाउइट्ज़र इंडिया को डिलीवर करने की। टोटल इसकी कॉस्ट थी 4,500 करोड़ रुपए और ये मेक इन इंडिया के अंडर बनने हैं, ठीक है। और इन गन्स में 50% इंडियन कंपोनेंट्स लगेंगे, तो इसको आप कंप्लीटली इंडिजिनस तो नहीं कह सकते, मगर फिर भी यहाँ पे इंडियन कंपोनेंट तो यूज़ हो ही रहे हैं। और देखो मेक इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो 10 हाउइट्ज़र हैं ये सीधा साउथ कोरिया से आएंगे, बाकी जो 90 हैं ये इंडिया में L&T की जो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कोई पुणे में है, गुजरात में है, वहाँ पर ये बनाए जाएंगे। एंड दिस इज़ प्रीटी मच ऑल यू नीड टू नो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमने अभी वॉर की जो बात करी है, रियलिटी में आप ये भी कह सकते हो कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल क्यों नहीं होंगे। देखो न्यूक्लियर वेपन वॉर में सबसे पहले इस्तेमाल होंगे भी नहीं। अगर मान लो स्टार्टिंग में कुछ छोटी मोटी कॉन्फ्रंटेशन होती है तो कई हफ्ते तक आप वही कॉन्फ्रंटेशन देखोगे। जब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा हार रही होगी या फिर उसको खतरा लगेगा कि उसका कैपिटल छिन सकता है, तो न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए जा सकते हैं। नहीं तो उससे पहले काफ़ी बार एक कंट्री को डराने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो उसी को रोकने के लिए इंडिया ये वज्र और बहुत सारी जो आर्टिलरी गन्स हैं ये ले रहा है। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है काफ़ी डिफेंसिव है और ये होनी भी चाहिए। हम चाहते हैं आने वाले 20 से 30 साल तक पूरे रीजन में शांति रहे और उसके बाद भी रहे, मगर कम से कम आने वाले 20 से 30 साल तक तो रह ही रहे, ताकि हम इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप कर पाएँ और हमारा जो मिलिट्री का बजट है वो चाइना से और ज़्यादा करीब हो पाए। खैर, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।